दोस्तों, पार्ट नंबर 4 में आपका स्वागत है। ठीक है, आई थिंक ये पार्ट नंबर 4 ही है आपका, कि पार्ट शायद 3 हमने कर लिए थे। ठीक है, फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग पार्ट नंबर डाल देना। ठीक है, जो भी हो। तो मेरे अकॉर्डिंग पार्ट नंबर 4 है सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था। बात करते हैं सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण, यानी व्यय को कितने पार्ट्स में तोड़ा गया है। तो सार्वजनिक मतलब सरकारी बात करें तो सरकारी व्यय को कितने पार्ट्स में तोड़ा गया है। तो पहला है आपका विकास तथा विकासेतर व्यय, और दूसरा है योजना तथा योजनेतर व्यय। ठीक है, जैसा हमने पढ़ा था ना, कर और करेतर। जो कर से रिलेटेड है वो, यानी टैक्स से रिलेटेड है वो कर वाली प्राप्तियां, और जो कर वाली नहीं होती उसको करेतर कहते हैं। तो सेम वही, विकास से रिलेटेड विकास वाली, जो विकास से रिलेटेड नहीं होगी वो विकासेतर, जो योजना से रिलेटेड होगी वो योजना वाली, और जो योजना से रिलेटेड नहीं होगी वो योजनेतर वाली। ठीक है ना, ये आपके बुक में है। ठीक है, ये हटा दिया गया इस बार, बट आपको फिर भी पढ़ लो, कोई बड़ा इशू नहीं है इसको पढ़ने में। ठीक है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो बात करते हैं सबसे पहले विकास तथा विकासेतर। ठीक है ना, मैंने जो वर्ड बोला हटा दिया, इसका मतलब ये मुझे टीआरजन में तो देखने को मिला है। एनसीईआरटी मैंने चेक नहीं करी है, तो मे बी ये हो सकता है ना, क्योंकि ये बुक का पार्ट था और मे बी शायद एनसीईआरटी में हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कर लो। मैंने लिखवाया तो प्लीज कर लो। ठीक है ना, चलो। तो विकास व्यय वह है जो देश के आर्थिक विकास के लिए किया जाता है, यानी जो विकास के लिए व्यय किया जाता है उसको विकास व्यय कहते हैं। कोई बड़ी डेफिनेशन थी नहीं, बहुत आसान सा है। तो जो व्यय विकास के लिए किया जाता है देश के, उसको विकास व्यय कहते हैं। विकास व्यय देश में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में क्या करता है, वृद्धि करता है, यानी जो गुड्स और सर्विसेज हैं उसके फ्लो को बढ़ाता है। कौन, विकास व्यय। क्लियर हो गया। जैसे नहरों के निर्माण पे जो व्यय किया जाएगा उसे हम विकास व्यय कहेंगे। जो नहरों के निर्माण पे व्यय होगा उसे हमने विकास व्यय बोला। क्लियर है। आगे, विकासेतर व्यय वह व्यय होता है जो देश के विकास कार्यक्रमों के साथ जिसका कोई संबंध नहीं होता, यानी विकास से इसका कोई संबंध नहीं है। यानी यह व्यय देश में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में कोई वृद्धि नहीं लाता, यानी इससे कोई वृद्धि नहीं होने वाली वस्तुओं और सेवाओं में। क्लियर हो गया यहां तक। यानी यहां तक आपने क्या पढ़ा अभी तक, आपने मेरे साथ ये पढ़ा कि विकास व्यय वो व्यय होता है जो देश के आर्थिक विकास के लिए होता है। नंबर 2, इससे देश में वस्तु और सेवाओं का प्रवाह बढ़ता है, बट ये ना तो उसका विकास कार्यक्रमों से कोई संबंध है और ना ही इससे वस्तु सेवाओं के प्रवाह में कोई वृद्धि होती है। उदाहरण, कानून व्यवस्था तथा सुरक्षा पर कोई खर्चा होता है, ठीक है ना, तो वो विकास के अंदर नहीं आता। ठीक है ना वो विकासेतर माना जाता है। क्लियर हो गया। योजना तथा योजनेतर व्यय। योजना व्यय उस व्यय को कहते हैं जो सरकार द्वारा देश के योजनाबद्ध विकास कार्यक्रमों पर किया जाता है, यानी ऐसा व्यय जो सरकार द्वारा देश के योजनाबद्ध विकास कार्यक्रमों पर किया जा रहा है उसे योजना व्यय कहते हैं। जैसे कृषि के ऊपर व्यय किया, योजना कृषि के लिए योजना बनाई थी, ठीक है ना, पंचवर्षीय योजना एंड ऑल, तो उस पर जो खर्चा होता है ना उसे योजना व्यय कहते हैं। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आई थी, है ना, तो उस व्यय का जो मेन फोकस था वो प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर था, यानी कृषि के ऊपर था। ऐसा कुछ आपने पढ़ा है, याद होगा आपको। ठीक है ना, तो उस योजना पे जो खर्चा हुआ होगा वो योजना व्यय कहलाएगा। क्लियर है। जैसे कृषि पे खर्चा होता है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, पुल बन रहे हैं, ऊर्जा, संचार मतलब कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी संदेशवाहन टाइप की चीजों में जो खर्चा होता है वो, उन पे जो खर्चा जितना भी होगा वो सारा का सारा योजना व्यय का पार्ट होता है। क्लियर। बट योजनेतर व्यय वो व्यय होता है जिसका योजनाबद्ध विकास कार्यक्रमों से कोई संबंध नहीं होता। ठीक है ना, यानी जैसे भूकंप पीड़ितों को आपने अनाज दिया या भूकंप पीड़ितों को आपने कोई और सहायता दी है, तो उसका विकास से कोई, योजना से कोई मतलब थोड़ी ना है। भूकंप आया, बेचारे तकलीफ में, तो हमने उसकी सहायता कर दी, कुछ भी, अनाज दो, कपड़े दो, जो मर्जी दो, घर रहने के लिए घर दे दिया। ठीक है ना। कानून व्यवस्था पर खर्चा, रक्षा आदि पर किया गया व्यय किसके अंदर होता है, योजनेतर। तो प्लीज पहली 4 डेफिनेशन मैंने खत्म कर दी है तो कंप्लीट कर लीजिए। विकास पे किया गया खर्चा, विकासेतर जो विकास पे खर्चा ना हो। योजना व्यय जो योजना से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं योजना पे, उसे योजना व्यय कहते हैं, और जो योजना पे खर्चा नहीं होता उसे योजनेतर व्यय कहते हैं। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, आपको चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे यहाँ तक, क्योंकि काफी आसान सा कॉन्सेप्ट था ये। तो आगे देखिए फटाफट से। अगला पॉइंट हमारे पास आ रहा है संतुलित बजट तथा असंतुलित बजट। देखो, संतुलित बजट वो बजट होता है, ये उस स्थिति की बात कर रहा है जहां पे सरकार की जो कुल प्राप्तियां हैं वो क्या होती है, कुल व्यय के बराबर हो जाती है। यानी क्या है, जहां पे कुल प्राप्तियां और कुल व्यय आपस में बराबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित बजट कहते हैं। संतुलित बजट इज इक्वल टू कुल प्राप्तियां बराबर कुल व्यय। बड़ा आसान सा है। संतुलन मतलब जहां पे कुल प्राप्ति और कुल व्यय कौन सी, सरकार की, ठीक है, आपस में बराबर हो जाए, संतुलित बजट।
संतुलित बजट के लाभ और संतुलित बजट की हानियां। ठीक है, संतुलित बजट का लाभ ये है कि इससे एक तो स्थिरता बनी रहती है। क्या बनी रहती है? वित्तीय स्थिरता बनी रहती है। क्लियर है? यानी पैसों से रिलेटेड जो है वो स्थिरता। क्यों? क्योंकि आपने बैलेंस कर दिया है, जितना आय है उतनी व्यय, ना तो व्यय ज्यादा हो सकता है ना आय ज्यादा हो सकता है। और इससे सरकार द्वारा अपव्यय नहीं किया जाएगा। इससे अगर ऐसा बजट है तो सरकार अपव्यय यानी ज्यादा व्यय नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आपको तो आय और व्यय दोनों बराबर रखनी है। ठीक है ना। अगर सरकार व्यय कैसे कर सकती थी? ज्यादा लोन लेके कर सकती थी, बट अब सरकार को मना कर दिया गया है ना। कहीं से भी करे या किसी भी तरीके से करे, बट सरकार को मना कर दिया। सरकार को बोला जितनी तेरी प्राप्तियां ना तो उतना ही व्यय कर सकती है, इससे ज्यादा व्यय नहीं करेगी, यानी ये अपव्यय होने से रोकेगा। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। उसके अलावा जो विकसित देश होते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है, ठीक है, डेवलप कंट्रीज होती है, उसमें महामंदी है या बेरोजगारी है, अगर उसका समाधान करना है, उसका क्या नाम है सॉल्यूशन निकालना है, तो संतुलित बजट से नहीं हो सकता। याद रखना, कभी भी विकसित देश में अगर महामंदी चल रही है या बेरोजगारी चल रही है तो उसका समाधान संतुलित बजट से नहीं होता। और साथ ही अगर अल्प विकसित देश है आपके पास, ठीक है, तो ऐसे में अगर आपको आर्थिक विकास करना ना, तो उसके लिए ये भी उसके लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे देशों में ना अधिक निवेश की आवश्यकता होती है, और अधिक निवेश करने के लिए आपको व्यय को बढ़ाना ही पड़ता है। क्योंकि जितना ज्यादा निवेश सरकार करेगी उतना ज्यादा वहां डेवलपमेंट आएगा, डिमांड बढ़ेगी, है ना, सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो याद रखना, अल्प विकसित देश में चाहे विकसित देश में हो, ठीक है, अगर विकसित देश में महामंदी आ रखी है, बहुत ज्यादा बुरा हाल हो चुका है, ठीक है, बेरोजगारी आ रखी है, तो उसका समाधान करने के लिए, ठीक है, संतुलित यानी संतुलन होना सही नहीं है। ठीक है। और अगर अल्प विकसित देश है, अगर उसका विकास करना, तो वैसे वहां पे भी संतुलन होना जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर संतुलन अगर आपने करा तो आप उसको विकास की ओर ले जा नहीं सकते आपको, क्योंकि निवेश बढ़ाना पड़ता है, नहीं खर्चा करना पड़ेगा आपको देश के ऊपर। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हो गया सारा। उसका असंतुलित बजट, देखो संतुलित क्या था? जहां पे कुल प्राप्ति और कुल व्यय आपस में बराबर थे। अब ये वो स्थिति होगी जहां पे सरकार की कुल अनुमानित आय, कुल आपने मेरे से लगा लेना, कुल अनुमानित आय सरकार के अनुमानित व्यय के बराबर नहीं होती है। ठीक है, बराबर नहीं होगी। यानी सरकार की जो आय है, अनुमानित आप लगा लो, ठीक है, या लिख दूं, चलो, अनुमानित जो आय है या कुल आय है या कुल प्राप्तियां हैं, ठीक है ना, वो बराबर नहीं होगी किसके? कुल व्यय के या अनुमानित व्यय के। यानी कुल, इसको प्राप्तियां कर देते हैं, तो अनुमानित प्राप्तियां किसके बराबर नहीं हो रही है? कुल व्यय के बराबर नहीं हो रही। यानी कुल प्राप्तियां कुल व्यय के बराबर नहीं है तो असंतुलित। ठीक है ना, कुल। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है तो असंतुलित, अगर ये बराबर हो जाए तो संतुलित। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना? नोट डाउन करिए फटाफट से फिर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए बच्चे, बहुत आसान से नोट से हैं सारे। तो आगे देखिए फटाफट से, छोटी छोटी चीजें रह गई हैं खाली। देखो अगर हमारा असंतुलित बजट क्या है, 2 तरह का है, या तो बचत वाला बजट होगा या घाटे वाला बजट होगा। ठीक है, बचत कब होगी? इसने बोला इससे अभिप्राय उस स्थिति से है जहां पे सरकार की जो कुल प्राप्तियां हैं, यानी कुल अनुमानित एस्टिमेटेड इनकम है, जो एस्टिमेटेड रिसिप्ट, सॉरी रिसिप्ट है, तो उसने बोला कुल प्राप्तियां जब कुल व्यय से क्या हो जाती है? अधिक हो जाएगी। यानी प्राप्तियां हैं ज्यादा, रिसिप्ट ज्यादा है, ठीक है, और खर्चा कम है, तो भाई साहब बचत ही तो होगी। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, बचत का बजट कब होगा? ये तब होगा जब आपकी प्राप्ति ज्यादा होगी व्यय से। क्लियर? और घाटे का बजट कब होगा? जब आपका व्यय ज्यादा होगा, यानी सरकार का कुल अनुमानित व्यय जो है ना, वो किससे ज्यादा होगा? कुल अनुमानित प्राप्तियों से अधिक होगा। यानी व्यय ज्यादा है प्राप्तियों से, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, सिंपल सी डेफिनेशन है ना। कोशिश करेंगे इसी पार्ट में इस चैप्टर को खत्म करने की। ठीक है, और याद रखना इसके बाद में एक कंबाइंड पार्ट बनाने वाला हूं लास्ट, जिसमें ये इसका भी होगा, जहां तक कंबाइंड ही करूंगा, कोशिश करता हूं। ठीक है, और अगर ज्यादा क्वेश्चन हुए तो 2 अलग अलग पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि बजट वाले में न्यूमेरिकल भी होते हैं थोड़े बहुत, और जो भुगतान शेष है उसमें भी न्यूमेरिकल है, तो उन सबके न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा। तो एक काम करते हैं अलग अलग ही करेंगे, एक तो भुगतान शेष वाला न्यूमेरिकल का मैं अलग से बनाऊंगा एक, और एक इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे हम। क्लियर? तो थ्योरी तो इसी पार्ट में खत्म कर देंगे आज हम। तो हमने क्या बोला, घाटे वाला बजट वो बजट है जहां पे व्यय ज्यादा होगा प्राप्तियों से, और बचत वाला वो होगा जहां पे प्राप्ति ज्यादा होगी व्यय से। क्लियर है? साइन जिस तरफ मुंह खुलता है, देखो इस तरफ मुंह खुला है तो ये ज्यादा है, इस तरफ मुंह खुला है तो ये कुल व्यय ज्यादा है। याद रखना ना। आगे इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, बजट घाटा पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं? बजट घाटा। क्लियर है? चलो ठीक है, यहां तक तो हो गया होगा, नोट डाउन आपने कर ही लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो है बजट घाटा। क्या है? बजट घाटा। ठीक है ना, जैसे हमने कहा था ना घाटे का बजट, तो लगभग वही।
तो उसने कहा बजट घाटे से अभिप्राय उस स्थिति से है, ठीक है ना, यानी जो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, उस स्थिति जिसमें सरकार का जो कुल व्यय है, कुल व्यय कह लो या बजट व्यय कह लो, वो सरकार की कुल प्राप्तियों यानी बजट प्राप्तियों से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। यानी वही बात है, जब बजट व्यय आपका बजट प्राप्ति से अधिक हो जाता है, यानी कुल व्यय कुल प्राप्ति से ज्यादा हो जाता है, तो उसे कहते हैं बजट घाटा। मैंने आपको बताया था जहां भी बजट आए समझ लेना आपको टोटल बात करनी होती है। क्या करनी होती है, टोटल की बात करनी होती है। क्लियर। राजस्व बोलेगा तो सिर्फ राजस्व की बात करेंगे, और अगर पूंजीगत वाला होगा, ठीक है ना, तो हम सिर्फ पूंजीगत की बात करेंगे। क्लियर हो गया यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बजट घाटा क्या हुआ, ये वो घाटा होता है जब जो कब मिलेगा आपको, कब होता है घाटा, ये घाटा तब होता है जब आपका बजट व्यय बजट प्राप्ति से क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। क्लियर। बजट घाटा तीन प्रकार का होता है, पहला है राजस्व घाटा, दूसरा है राजकोषीय घाटा, और तीसरा है प्राथमिक घाटा। ठीक है ना, ये चैप्टर खत्म होने के कगार पे है, प्लीज ध्यान से सुनिए। ठीक है ना, तो राजस्व घाटा कौन सा घाटा होता है, देखो राजस्व लिखा है यानी ये रिवेन्यू वाला है ना, सिंपल वाला। तो राजस्व घाटे से अभिप्राय उस घाटे से है या उस स्थिति से है जहां पे राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यानी यहाँ पे राजस्व को राजस्व लगाया तो राजस्व की बात करेंगे, पूंजीगत बोलता तो पूंजीगत की बात करते, बात समझो ना अगर होता तो। ठीक है ना, ऐसी बजट घाटा तो यहाँ पे कुछ नहीं था, तो कुल बजट में हम कुल लेते हैं, तो कुल व्यय कुल प्राप्ति से अधिक हो गया। यहाँ पे राजस्व घाटे से अभिप्राय उस स्थिति से है जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है, इसका मतलब राजस्व व्यय ज्यादा है राजस्व प्राप्तियों से। क्लियर हो गया। यानी फॉर्मूला अगर मैं बोलूं राजस्व घाटा कैसे निकलेगा, तो आप राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियां घटाओगे, यानी व्यय ज्यादा है ना, तो राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियां घटाओगे। ठीक है, देखो ये चैप्टर खत्म होने वाला, बार बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। प्लीज भुगतान शेष वाला जो मैंने कराया था उसको पढ़ लो, ठीक है, 3 पार्ट से 4 4 पार्ट स्कूल है, फटाफट से पढ़ लो। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने वाला हूं अगली वीडियो में। ठीक है ना, क्यों मैंने क्या कहा, मैं इसको खत्म करने जा रहा हूं, ये चैप्टर तो खत्म हो ही गया, इसके न्यूमेरिकल वाले कर रहा हूं, एक वीडियो उसके लिए बनेगी, और एक या 2 वीडियो उसके लिए बन जाएगी, और एक बन जाएगी भुगतान शेष वाले के लिए। तो इसके बाद जो वीडियो आएगी वो भुगतान शेष के क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें मैं। क्लियर है, वो भुगतान शेष क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे अगर आप प्लीज एक बार वो पढ़ लोगे तो। ठीक है, प्लीज तीनों पार्ट एक बार पढ़ लेना जो भी दिए थे। ठीक है ना, चलो उसके बाद आता हमारा राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे की अगर हम बात करें तो ये उस स्थिति की बात कर रहा है जब कुल व्यय कुल प्राप्तियों से अधिक हो जाएगा, क्योंकि राजस्व जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हम टोटल की बात करते हैं, तो कुल व्यय कुल प्राप्तियों से अधिक हो जाएगा तो उसे राजस्व घाटा बोलेंगे। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उधार को छोड़कर, आपको उधार को नहीं लेना है, यानी लोन को नहीं लेना है। क्लियर हो गया। यानी अगर मैं कहूं तो राजकोषीय घाटा जो है ना इक्वल टू होता है उधार, यानी लोन के बराबर ही होता है एक तरीके से। क्लियर ना, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसका तो आपको और अच्छे से निखर के आएगा। ये क्या बोला मैंने, राजकोषीय घाटा वो घाटा होता है जब आपका कुल व्यय सरकार का कुल व्यय कुल प्राप्तियों से अधिक हो जाएगा, मगर कुल प्राप्तियों में उधार नहीं लेना। उधार जब हम उधार लोन लेते तो प्राप्ति तो हो रही है, बट हम ऐसे वाली प्राप्ति को नहीं लेंगे इसके अंदर, कुल के अंदर। क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, नोट डाउन करते रहिए साथ साथ में। आगे चलते हैं, फॉर्मूला देखिए इसका। राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है, ये होता है कुल व्यय यानी बजट व्यय, एक ही बात है, उसमें से कुल प्राप्तियां यानी बजट प्राप्तियों को घटा दो, मगर प्राप्ति में क्या नहीं लेना, उधार को छोड़कर। तो कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, बट कुल प्राप्तियों में ये लाइन जरूर लिखनी है, उधार को छोड़कर, यानी उधार नहीं लेना है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। बजट या कुल व्यय, बजट व्यय बोलो या कुल व्यय बोलो, ये क्या होता है, तो टोटल खर्चा, तो राजस्व खर्चा और पूंजीगत खर्चा, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल खर्चा निकल जाएगा। ऐसी बजट प्राप्तियां और कुल प्राप्तियां क्या होती है, तो उसने बोला राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियों को जोड़ दो, बट कौन सा छोड़ना है, उधार को छोड़ के, ये हमेशा याद रखना, उधार को छोड़ के। इसका मतलब अगर पेपर में उधार दिया हुआ है ना तो बिना फॉर्मूला लगाए भी आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि राजकोषीय घाटा जो बच गया ना वही आंसर आता, हमेशा उधार ही बचेगा हमेशा। ठीक है, तो उधार ही आंसर होगा, या तो एक तरीके से ऐसे कर सकते हो, या दूसरा तरीका पूरा फॉर्मूला लगा लो, आपको कुल खर्चा मिल जाएगा, कैसे, राजस्व और पूंजीगत को जोड़ देना, कुल व्यय मिल जाएगा। ऐसे राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों को जोड़ दोगे तो कुल प्राप्ति मिल जाएगा, मगर इसमें उधार मत लेना। क्लियर, तो जो आंसर आएगा वो उधार की ही वैल्यू आएगी, और उधार ही इसका आंसर है। क्लियर हो गया, चलो। प्राथमिक घाटा क्या होता है, जो अभी आपने राजकोषीय घाटा निकाला ना मेरे साथ, ये ठीक है, उसमें से ब्याज का भुगतान माइनस कर दो, यानी भुगतान किए जाने वाले ब्याज के अंतर से है। इसका मतलब प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। ये तीनों समझ में आ गए, अभी इनके इंप्लीकेशंस पढ़ने बाकी है और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, बहुत थोड़ा सा इंप्लीकेशन। ठीक है ना, दोबारा बोल रहा हूं, बजट घाटा, बजट घाटा वो स्थिति होती है जब आपका कुल व्यय कुल प्राप्तियों से अधिक हो जाता है। क्लियर,
तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला राजस्व घाटा, दूसरा राजकोषीय घाटा, तीसरा प्राथमिक घाटा। बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, ठीक है ना। तो राजस्व घाटा वो स्थिति है जहां पे राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाएगा। क्लियर है। राजकोषीय घाटा वो स्थिति है जहां पे कुल व्यय कुल प्राप्तियों से अधिक हो जाएगा, मगर प्राप्तियों में उधार को नहीं लेना है। और प्राथमिक घाटा वो स्थिति है जहां पे राजकोषीय घाटा और ब्याज के भुगतान को घटाया जाता है, जो आंसर निकल के आता है उसे प्राथमिक घाटा कहते हैं, यानी राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। क्लियर हो गया। बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। प्लीज प्लीज नोट डाउन करिए इसको फटाफट से, ठीक है। और मैं बार बार एक और चीज बार बार बोलूंगा कि इसके साथ साथ आप प्लीज भुगतान शेष वाला यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी, इसको प्लीज पढ़ लीजिए। मैं इसके बाद वही वीडियो आपको तुरंत मिलने वाली है, ठीक है ना। तो नोट डाउन करिए, इंप्लीकेशंस करते हैं चलो उसके फिर इसके बाद। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। हमारे पास क्या है, लास्ट पॉइंट है। मैंने कहा था चैप्टर बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें कुछ कटा धटा तो है नहीं खास, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को पढ़ के चैप्टर खत्म हो जाएगा। और मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, प्लीज भुगतान शेष को पढ़ लेना। इसके बाद भुगतान शेष की वीडियो आ जाएगी आपके पास, कौन सी, सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन की। क्लियर है ना। चलो राजस्व घाटे की बात करें, राजकोषीय घाटे की बात करें, प्राथमिक घाटे की बात, तो डेफिनेशन हमने कवर कर ली, फॉर्मूले हमने कवर करे इसके, ठीक है। बस के निहितार्थ पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये होते क्या है, यानी इंप्लीकेशंस क्या होते हैं, यानी इनसे क्या क्या दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है, क्या मतलब इससे, मतलब इसका मतलब क्या है। निहितार्थ मतलब एक तरह से इसके इंप्लीकेशंस क्या है, इसका इंटेंट क्या है, इसका इंटेंशन क्या है, ठीक है। तो वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं राजस्व घाटे की। तो उसने लिखा राजस्व घाटा जब भी होता है ना, इसका मतलब सार्वजनिक कल्याण की हानि होती है। क्या होती है, सार्वजनिक कल्याण की हानि होती है, क्योंकि जो सरकार है ना वो कल्याणकारी जो कार्यक्रम होते हैं ना उस पर होने वाले खर्चों को क्या कर देती है, कम कर देती है। यानी कभी भी अगर आपके यहाँ अगर राजस्व घाटा है, यानी जब राजस्व व्यय ज्यादा हो जाता है राजस्व प्राप्तियों से, है ना, उसको राजस्व घाटा कहते हैं। तो अगर इस टाइप का घाटा अगर कभी देखने को मिलता है तो सरकार क्या करती है, इस घाटे से बचने के लिए सार्वजनिक कल्याण को, यानी जो पब्लिक वेलफेयर है यानी सार्वजनिक कल्याण है, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, यानी उसकी हानि हो जाती है। कैसे कम करता है, यानी उसके लिए जो कार्यक्रम होते हैं ना, कल्याणकारी जो कार्यक्रम होते हैं उस पर जो भी खर्चा होता है ना उसको क्या करती है सरकार, कम कर देती है, जिससे कल्याणकारी जो कार्यक्रम होते हैं उसका क्या है, जो काम होता है वो क्या थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है ना। तो एक तरह से क्या बोला मैंने कि कल्याणकारी कार्यक्रमों पर होने वाला व्यय निवेश को क्या होता है, कम कर दिया जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे सरकार का विनिवेश के लिए विवश होना। विनिवेश क्यों, मैंने कहा था निवेश होता है कि आप किसी एसेट्स को खरीदते हो, किसी संपत्ति को खरीदते हो, या फिर क्या करते हो, कहीं पैसा लगाते हो जिससे कि आपके पैसा क्या बढ़ जाए, आए ना। यानी एक तरह से क्या करना, पैसों में बढ़ोतरी करने की बात करते हैं निवेश में। बट यहाँ पे विनिवेश होता है। विनिवेश मैंने आपको पढ़ाया था, विनिवेश मतलब होता है निवेश को बेचना, यानी जो आपने आपके पास संपत्ति आप उसको क्या धीरे धीरे बेच रहे हो। क्लियर है, जो आपके कंट्रोल में। तो सरकार विनिवेश करना चाहती है। सरकार सोच रही है कि यार एक काम करता हूं, अब इस घाटे से बचना है मुझे, तो बचेगा कैसे। तो सरकार कह रही है मैं अपने कुछ चीजों को बेच देती हूँ, ठीक है। तो सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, अपने जो कंट्रोल है ना उसको किसके, दूसरों के हाथों में दे रही है। जैसे निजी प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में दे देना अपने कंट्रोल, ठीक है ना। पब्लिक सेक्टर को किसके हाथ में दे दिया, प्राइवेट के सेक्टर के हाथों में दे दिया। तो ये टाइप चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है, ताकि सरकार चाहती है कि हम उसको दे देंगे तो उससे पैसा आ जाएगा और हम अपने घाटे को क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, इससे जिससे घरेलू अर्थव्यवस्था में विदेशियों, ठीक है ना, के आर्थिक नियंत्रण में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, यानी बाहर वालों के ना नियंत्रण में आ जाती है चीजें, जो कि हमारे लिए बेकार होता है। दो पॉइंट आपको क्लियर होते होंगे जहां तक है मेरे हिसाब से, ठीक है। पहला पॉइंट मैं दोबारा रिपीट करता हूं क्योंकि अजीब सा थोड़ा सा घिचपिच सा होता है इसमें, थोड़ा समझ लो। सार्वजनिक कल्याण की हानि होना, यानी सरकार क्या कर रही है, सार्वजनिक कल्याण को कम कर रही है, सोच रही है कि उसमें अगर कल्याण को कम कैसे करेगी, मतलब उसमें जो खर्चा होता है ना उसको कम कर रही है। जब खर्चा कम होगा तो कल्याणकारी कार्यक्रम में हानि तो होगी। सरकार सोच रही है कि अगर मैं यहाँ पे खर्चा कम करूंगी तो शायद घाटा कम हो जाए, पहला। दूसरे में सरकार ने सोचा कि मैं अपना कंट्रोल जो उसके पास जो इन्वेस्टमेंट रखी है उसको बेचने की सोचे ताकि उससे पैसा आ जाए, उसकी भरपाई कर लो। बट दिक्कत यह है कि जब सरकार अपने सेक्टर्स को दूसरों को देती है, यानी प्राइवेट वाले निजी लोगों के हाथों में देती है, किसी के हाथों में, तो उससे क्या है, अगर मान लो विदेशियों ने उसे खरीद लिया तो उसका कंट्रोल हो जाएगा उसके ऊपर, यहाँ दिक्कत आती है। उसके अलावा सरकार उधार के माध्यम से कोषों को बढ़ा सकती है, यानी सरकार अगर लोन लेना चाहे तो उससे भी सरकार अपना कोष बढ़ा सकती है। मैं मानता हूं लोन लेगा तो कोष तो बढ़ेगा ना, भंडार तो बढ़ेगा। बट दिक्कत इससे ये आती है कि सरकार की देयता में भी वृद्धि हो जाती है, यानी सरकार को देना भी तो पड़ेगा ना। अगर सरकार उधार लेती है,
उससे राजस्व घाटे की भरपाई करने की सोच रही है सरकार। बट दिक्कत ये इन फ्यूचर में देना तो पड़ेगा वापस, तो इससे देयता भी उत्पन्न होती है, यानी देयता में वृद्धि होगी। क्लियर। और जो साख योग्यता है यानी क्रेडिट वर्दीनेस जो होता है, साख योग्यता, उसमें कमी आती है। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब होता है जैसे कि आपकी क्या क्रेडिट वर्दीनेस है मार्केट में जिससे आप फाइनेंशियल क्रेडिट ले सकते हो, यानी आप पैसा जो उधार लेना चाहता है तो किसी की क्या, किसको ज्यादा उधार मिलता है किसी को कम, क्यों? क्योंकि उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को देखा जाता है, नहीं साख योग्यता, कि वो कितना उधार लेने की क्षमता रखता है और कितना उसको बाद में रिपे भी कर देगा जल्दी, है ना, सब कुछ देखना पड़ता है, तो क्रेडिट योग्यता कहते हैं उसे। तो उसमें भी कमी आती है। 3 पॉइंट क्लियर हो गए। बात करते हैं प्राथमिक घाटे की पहले। तो प्राथमिक घाटा बजटीय कार्यक्रम तथा नीतियों को लागू करने के लिए सरकार की ऋण की आवश्यकता को प्रकट करता है। यानी प्राथमिक घाटा बताता है कि अगर कोई बजटीय कार्यक्रम है या कोई बजटीय नीति बनानी है, ठीक है, उसको लागू करना है, और उसको लागू करने में अगर कोई पैसा चाहिए तो उसके लिए सरकार के ऋण की आवश्यकता, तो सरकार को कितना ऋण लेना पड़ेगा, कितना पैसों की जरूरत है, उसको कौन बताएगा? प्राथमिक घाटा। क्लियर है? ये तो बहुत आसान सा पॉइंट था। यानी कार्यक्रम और नीति को लागू करने के लिए सरकार के ऋण की आवश्यकता है, यानी पैसे लोन की कितनी आवश्यकता है। 2 पॉइंट तो क्लियर होते हैं। बात आते हैं अब यहां पे, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट हमारा राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा सरकार द्वारा लिए गए उधारों का अनुमान है। इस पॉइंट को समझो जरा। यहां पे लिखा है राजकोषीय घाटा सरकार द्वारा लिए गए उधारों का अनुमान है। यहाँ पे उधारों क्यों लिखा? क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इसका, वहां पे लिखा था उधारों को छोड़ करके, और मैंने ये भी कहा था राजकोषीय घाटा क्या होता है, इक्वल टू उधार भी हो सकता है। या तो उस फॉर्मूले को पूरा पूरा यूज कर लो, या तो उधार अगर आपको क्वेश्चन में दिया है ना तो वही राजकोषीय घाटा होता है, क्योंकि वही तो बचा हुआ है, तो वही आंसर होता है, सीधी सीधी बात है। तो या तो बड़ा फॉर्मूला लगा लो या राजकोषीय घाटा बराबर उधार। ठीक है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब देखना। तो अब राजकोषीय घाटा क्या है? सरकार द्वारा लिए गए उधार का अनुमान है, यानी जो सरकार द्वारा जो लोन लेती है सरकार इस घाटे को पूरा करने के लिए, ठीक है, उसी को हमने क्या बोला यहाँ पे, राजकोषीय घाटा बोला हुआ है। अब पंगा क्या है, इसके अंदर इतनी इंप्लीकेशंस आती है। पहला इंप्लीकेशन है स्फीतिक जाल, स्फीतिकारी जाल बोल सकते हो, इन्फ्लेशनरी, ठीक है ना, स्फीतिकारी मतलब इन्फ्लेशनरी। इसमें होता क्या, मैं आपको देखो एक एक लाइन में समझाता हूं और कोशिश करो आप भी मेरे साथ, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं, इसका काम हो गया, यहीं पे करेंगे, ठीक है ना, इसी पोर्शन में। जो जो मैं आपके लिए बना रहा हूं आप भी अगर चाहो तो इसके नीचे बना सकते हो, नहीं थोड़ा स्पेस दे दो अभी। जैसे स्फीति कारी जाल है, इसके सामने आप लिख सकते हो अगर आपके पास जगह है, या इसके नीचे थोड़ा अभी रुक जाओ, उनको पॉइंट को मत लिखना, चार पहले स्फीति कारी को थोड़ा हल्का वे में समझ लेते हैं। क्लियर है ना? तो पहले प्लीज यहां तक नोट डाउन कर लीजिए आप एक बार को, तो देखते हैं, चलो कर लेते हैं सब। स्फीतिकारी जाल को देख लेते हैं। खाली इसके नीचे देखो क्या है, स्फीतिकारी जाल कब उत्पन्न होता है? ये तब होता है जब ना, देखो कि आपका जो सरकार है ना, सरकार, ये आपकी वीडियो में आ रहा है यहां तक, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, आपके स्क्रीन पे आ रहा है ना? हाँ ठीक है। तो सरकार क्या कर रही है, उधार ले रही है। किससे ले रही है उधार? आरबीआई से। आप चाहे तो ये बना सकते हो हिंट के लिए, ठीक है ना, ताकि आपको याद रहे। सरकार आरबीआई से उधार ले रही है। अब आरबीआई ने उधार दे दिया तो इससे क्या होगा, जो मनी सप्लाई है, यानी जो मुद्रा की पूर्ति है, मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहां तक समझो। देखो मैंने क्या बोला, सरकार क्या कर रही है, उधार ले रही है। किससे उधार ले रही है? आरबीआई से। और आरबीआई से लेने के कारण मुद्रा की जो पूर्ति है ना वो बढ़ जाएगी। और जब मुद्रा की पूर्ति अगर ज्यादा हो जाती है अर्थव्यवस्था में, तो इससे क्या होता है, देखो यहां से मैं नीचे बना रहा हूं, इससे क्या होगा, वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें हैं, यानी कीमतों में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है बच्चे? वृद्धि होती है, ठीक है ना। मुद्रा की पूर्ति में भी वृद्धि करी मैंने, वृद्धि लिख लेना, चाहे ऐसे एरो से समझ लेना, ठीक है ना। तो सरकार आरबीआई से उधार लेती है, आरबीआई से उधार लेने के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति तो बढ़ती है, नहीं सप्लाई तो बढ़ रही है, बट उससे क्या होता है, साथ साथ में कीमतों, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में भी वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। और जैसे वस्तुओं से सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होगी तो स्फीतिकारी जाल उत्पन्न हो जाता है। इसको समझ में आ गया? यहाँ पे लिख सकते हो वस्तुओं और सेवाओं यानी गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। क्लियर हो गया? पहला पॉइंट समझ में आ गया, है ना। तो पहला पॉइंट नोट डाउन करिए फटाफट से, साथ में जो साथ साथ में हो गया यहां तक? मिटा दू से? एक सेकंड है।
तो आगे बढ़ते हैं, मुझे कुछ काम आ गया था इसलिए मैं नीचे चला गया था, ठीक ना। चलो खत्म करते हैं फटाफट से। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया था, इसकी बात करते हैं राष्ट्रीय ऋण, ठीक है ना। देखो होता क्या है, जब आप राजकोषीय घाटा जब आपके यहाँ ज्यादा हो जाता है ना, देखो हो क्या रहा है, तो आप अगर देखोगे तो जो जीडीपी जो समृद्धि होती है ना, जीडीपी में जो वृद्धि की जो दर होती है क्या होती है, ये भी स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो आपका राष्ट्रीय आय होती है ना, उसका आधे से ज्यादा पोर्शन जो है ना, वो किसको, राजकोषीय घाटा को कंप्लीट करने में लग जाता है। पता है वो कैसे हुआ? क्या आपने मान लो लोन ले रखा था, तो राष्ट्रीय आय जो आप जो कमा रहे हो, जो जीडीपी जो आपकी बन रही है, डोमेस्टिक इनकम बन रही है, नेशनल इनकम जो आपके पास है, उसका बहुत बड़ा पोर्शन तो उस लोन को चुकाने में, उसका इंटरेस्ट चुकाने में निकल जाता है। बात को समझो ना, ठीक है। तो इसलिए राष्ट्रीय ऋण क्या है, यहाँ पर राष्ट्रीय ऋण को भी बताया गया कि राष्ट्रीय ऋण भी इसके इंप्लीकेशन में आता है। क्योंकि हो क्या रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय ऋण इसलिए यहाँ पे रखा गया है क्योंकि जब भी आप बाहर देश से, कभी कहीं से भी, सॉरी, ठीक है, आप लोन वोन लेते हो तो उससे क्या होता है, आपको उसको चुकाना भी पड़ता है। तो राष्ट्रीय जो आय है ना, उसका एक बहुत बड़ा भाग जो है ना, वो पुराने ऋणों को पूरा करने में निकल जाता है। राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग पुराने जो ऋण होते हैं पहले के लिए, वो उनको चुकाने में चला जाता है। इसलिए क्या है, राष्ट्रीय ऋण में क्या है, इससे बढ़ता है। क्या होता है, राष्ट्रीय ऋण क्या होता है, बढ़ता है। तो पहले तो स्फीति की जाल बढ़ा, दूसरा राष्ट्रीय ऋण बढ़ा। राष्ट्रीय ऋण कैसे बढ़ रहा है, दोबारा एक बार और रिपीट कर लेते हैं। आपने जो भी जीडीपी जो समृद्धि है ना, उसमें कमी आ रही है। कैसे आ रही है, देखो हो क्या रहा है, आपकी जो जीडीपी बढ़ थी या जो नेशनल इनकम आपने कमाई, उसका बहुत बड़ा पोर्शन पिछले ऋणों को पूरा करने में निकल जाता है। जब ये उसमें चला गया तो इसका मतलब जीडीपी तो कम रह गई आपकी, है ना। तो और फिर जीडीपी कम रह गई तो देश के विकास के लिए फिर लोन लेना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय ऋण इससे बढ़ता है, राजकोषीय घाटे से। 2 पॉइंट क्लियर। उच्च राजकोषीय घाटे तथा निम्न जीडीपी समृद्धि का दुष्चक्र, ठीक है। हो क्या रहा है, उच्च राजकोषीय घाटा, यानी राजकोषीय घाटा आपका ज्यादा, क्योंकि सरकार की जो कुल व्यय है ना, वो बहुत बढ़ता जा रहा है और सरकार के जो कुल आय है वो कम है। सरकार का कुल व्यय बढ़ रहा है, कुल आय आपकी कम है, तो यानी कुल प्राप्ति जो है वो कम है, तो उच्च राजकोषीय घाटा होगा। अब ये उच्च राजकोषीय घाटा हो रहा है, जिससे जीडीपी समृद्धि, यानी जीडीपी का जो विकास है, यानी जो बढ़ने की जो वृद्धि है, वो क्या होगा, निम्न हो जाएगा, ठीक है। और ये दुष्चक्र भी क्या है, बढ़ता है। राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो ये सब चीज दिखने को मिलेगी। एक तो स्फीतिकारी जाल देखने को मिलेगा, है ना, देश में वस्तु सेवाएं महंगी हो जाएगी, राष्ट्रीय ऋण लगातार बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब जो है हमारे देश के ऊपर जो है ऋण का जो भार है ना, वो लगातार बढ़ता जाएगा। राजकोषीय घाटा उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा और साथ साथ में जीडीपी समृद्धि बिल्कुल नीचे जाने स्टार्ट हो जाएगी। यानी नीचे आने मतलब जीडीपी जो है वो नीचे जाने लग जाएगी, क्योंकि समृद्धि क्या है, कम हो रही है, यानी विकास क्या है, निम्न हो रहा है, उसका वृद्धि निम्न हो रही है ना। आगे तो ये 3 पॉइंट आपके क्लियर होते हैं, है ना। इन 3 पॉइंट से अगला हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो कौन सा बच्चे, ह्रासकारी प्रभाव। कौन सा अगला, ह्रासकारी प्रभाव, यानी क्राउडिंग आउट, ठीक है, क्राउडिंग आउट। तो ह्रासकारी प्रभाव में क्या होता है, जो सरकार है ना, वो मुद्रा बाजार से लोन ले रही है। किससे ले रही है, मुद्रा बाजार। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं बच्चे, देखो वैसे तो 1 नंबर के लिए है, तो खाली पॉइंट समझने काफी है कि ये सब चीजें आपको राजकोषीय घाटे के इंप्लीकेशन में देखने को मिलेगी, क्लियर है। बट फिर भी हल्का हल्का नॉलेज तो होना चाहिए, है क्या। तो 3 तो समझ में आ गया, चौथा देखते हैं। ह्रासकारी प्रभाव में क्या है कि जो सरकार है मुद्रा बाजार से ना ऋण लेती है। क्या लेती है, ऋण लेती है। जब सरकार मुद्रा बाजार से ऋण लेती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगर अब निजी सेक्टर, यानी जो हमारे जो निजी क्षेत्र वाले जो है, अगर ये पैसा लेने जाएंगे तो उनके लिए पैसा क्या होगा, वहां होगा ही नहीं, है ना। तो उनके लिए जब पैसा नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, वो बेचारे ना तो ढंग से क्या नाम है काम कर पाएंगे, ना ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। तो ह्रासकारी प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि सरकार ने लोन ले लिया। जब सरकार ने लोन ले लिया तो जो निजी क्षेत्र वाले होते हैं उनके लिए बेचारा कुछ भी नहीं बचता। वहां क्या है, मतलब बचता भी तो बहुत कम बचता है, जो निजी क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना। तो निजी उद्यमों के लिए या निजी क्षेत्रों के लिए जो कोषों की जो उपलब्धता होती है वो कम हो जाती है। किसके लिए, सरकार ने ऋण ले लिया तो जो निजी उद्यमी है, कौन है, निजी उद्यम है, उद्यमी बोलो, मियो, के लिए जो कोष होता है, के लिए जो कोष है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब इनके लिए कोष कम हो जाएगा तो बेचारे इनको पैसा कम मिलेगा, पैसा कम मिलेगा इनको, तो फिर ये जो करना चाहते हैं, है ना, देश में, वो नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट यहाँ पे आता है ह्रासकारी प्रभाव में। यहाँ सारा पैसा चला जाता है सरकार के पास, ठीक है, मैक्सिमम सारा, मतलब ये मत बोलना 100%, मतलब काफी जितना पैसा सरकार ले लेती है लोन पे, तो बाकी दिक्कत इनको आती है। आगे लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, सरकारी विश्वसनीयता, सॉरी, ठीक है ना, विश्वसनीयता का कटाव। मैं तो सोचता हूँ आप कैसे हिंदी पढ़ते हो कसम से,
ठीक है, विश्वसनीयता का कटाव। तो सरकारी विश्वसनीयता का कटाव मतलब क्या हुआ, जब सरकार राजस्व घाटे में आ जाती है ना, तो देखो कोई भी, अगर आप जानते हो किसी देश की सरकार अगर राजकोष से घाटा हुआ, उसका लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इमेज भी डाउन हो जाती है। क्या होती है? इमेज डाउन हो जाती है। इसका मतलब क्या है, सरकार की ये क्रेडिट रेटिंग, किसकी बात कर रहा हूं, सरकार की जो क्रेडिट रेटिंग है बच्चे, वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी क्रेडिट रेटिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जब क्रेडिट रेटिंग कम हो गई, तो इसका मतलब उसकी इमेज जो है वो क्या हो गई, मार्केट में कम हो जाती है। क्या होती है? कम हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, जो भी आपका, जैसे मान लो कि कोई भी अगर निवेश करना चाहता है आपके यहाँ, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वो समझ जाता है कि यार आपके यहाँ घाटा ही घाटा हो रहा है, आपके यहाँ निवेश करके कोई फायदा नहीं है, तो बाहर वाला निवेश नहीं करेगा आपके यहाँ। तो जब बाहर वाला निवेश नहीं करेगा, इससे क्या हुआ, निवेश आपका डाउन हो गया। निवेश नहीं करेगा तो इसका मतलब जो जीडीपी समृद्धि की दर है, समृद्धि की दर होती है, वो भी डाउन हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है बी वाला, तो ठीक है ना। देखो इसमें बोल क्या रहा हूं मैं, कि सरकारी विश्वसनीयता का कटाव, यानी सरकार का राजकोष घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जब ये चीज बाहर वाले देखेंगे तो आप कहीं निवेश करेंगे? नहीं करेंगे यार। ठीक है, उन्हें पता है कि वहां पैसा लगा के कोई फायदा नहीं है, तो पैसा नहीं लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो जीडीपी समृद्धि है वो भी कम हो जाएगा, और सरकार की क्रेडिट रेटिंग को एक कम ही शो करेगा। क्या करेगा? कम शो करेगा। क्लियर? तो इस चैप्टर को प्लीज यहाँ पे आप देखो एंड कर लेते हैं। काफी बड़ा चैप्टर था, सारी चीजें लगभग लगभग मैंने करवा दी है। अब हम भुगतान से इसके क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में, और उसके बाद बजट वाले के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बजट के क्वेश्चन एक वीडियो के बाद इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ताकि आप एक बार इसको पढ़ लो, पूरा सारा बजट एक बार पढ़ लो, रिवीजन कर लो, ताकि हमें उसके क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं उन 2 वीडियो में, और उसके बाद हमारी ये बुक खत्म हो जाती है। बस एक एक नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, मैंने आपको बताया था। मैं क्यों एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ आपको एक नंबर क्वेश्चन, ताकि आपको पेपर में ईजी हो उनको करने में। तो हमारी तरफ से बुक खत्म होती है। ठीक है, अब हम दूसरी बुक की बात करेंगे। हमारी दूसरी बुक कौन सी है? इंडियन इकोनॉमी, उसके चौथे चैप्टर की बात करेंगे। क्लियर? 2 वीडियो के बाद।